हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हम इसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके। आज देखते हैं अपना 6th चैप्टर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो इनको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर लें। अब देखते हैं अपना डिस्कशन क्या है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है वो उसके अंदर कंटेन है आर्टिकल 1 to 4 और वो किस चीज़ के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं यूनियन और इट्स टेरिटरीज़ के बारे में। ठीक है, तो जो आर्टिकल 1 है वो क्या बताता है, इंडिया दैट इज़ भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो कुछ क्या दे रखा है इसमें। आर्टिकल 1 क्या डिस्क्राइब करता है, इंडिया दैट इज़ भारत। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या है, इसको डिस्क्राइब करता है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इससे अपने को क्या दिख रहा है, 2 चीज़ें अलग अलग दिख रही है ना। एक तो कह रहा है इंडिया दैट इज़ भारत और दूसरा कह रहा है एक यूनियन ऑफ स्टेट। 2 चीज़ें दिख रही है। 2 क्या बता रही हैं, एक तो इसका नाम बता रही है कि जो कंट्री है, मतलब हम इंडिया बोल देते हैं, हम कभी भारत बोल देते हैं, तो फिर उसका कुछ नाम बता रही है, मतलब जो भी अपनी कंट्री है उसका नाम बता रहा है आर्टिकल 1। और दूसरा क्या बता रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ पे किस तरीके की पॉलिटी चलती है, मतलब नेचर ऑफ पॉलिटी बता रहा है। नेचर ऑफ पॉलिटी कि कंट्री का क्या नाम और क्या किस तरीके की पॉलिटी है, ये 2 चीज़ें बता रहा है। तो फिर देखो इसका नाम ये ऐसे क्यों रखा गया, क्योंकि जब इसका नाम डिसाइड हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो कुछ तो कह रहे थे कि जो ट्रेडिशनल नाम है अपना भारत वही अडोप्ट कर लेते हैं और कुछ कह रहे थे कि मॉडर्न नेम अपना इंडिया अडोप्ट करते हैं। तो फिर वो दोनों यूनियनिटी नहीं थी, तो फिर इसलिए क्या कर दिया, एक मिक्स का नाम रख लिया, इंडिया दैट इज़ भारत, ये अपना नाम रख दिया गया। और दूसरा क्या डिनोट कर आर्टिकल 1, ये कह रहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कुछ ना कुछ पॉलिटी बता रहा है। पॉलिटी में क्या अपने को पता है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब यहाँ पे इंडिया के अंदर कैसी स्ट्रक्चर चलती है, यूनियन है या फिर फेडरल है। तो अपने को पता है यहाँ की पॉलिटी फेडरल है ना। फेडरल में ये होता है कि सेंटर है, सेंटर की अलग अलग यूनिट्स हैं, मतलब पॉलिटिकल यूनिट, मतलब अलग अलग स्टेट्स हैं। तो इसने क्या कर रखा है, पावर को डाइल्यूट कर रखा अपने अलग अलग स्टेट्स के अंदर, मतलब कुछ पावर इसके पास और बाकी पावर इसने स्टेट्स को डाइल्यूट कर रखी है, डिसेंट्रलाइज कर रखा है। जहाँ पे कि ये स्टेट किसकी तरह काम करती है, ये एक्ट करती है एज ऑटोनोमस यूनिट की तरह फंक्शन करती है, मतलब ज़्यादातर सब्जेक्ट्स को लेके, इश्यूज़ को लेके ये ऑटोनोमस है, अपने सोवरेन तरीके से डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो ये है फेडरल का। तो अपने को पता है पॉलिटी तो किस तरीके की होगी, अपने में फेडरल है, पर उसके बाद भी क्या दे रखा है, आर्टिकल 1 में क्या डिस्क्राइब करा है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखो फेडरल बनता कैसे है, कोई भी फेडरल स्टेट है तो वो कैसे बनेगा, मान लो कोई छोटे छोटे यूनिट हैं, अलग अलग पॉलिटिकली वीक है, ठीक है, वो अलग अलग किसी एग्रीमेंट के थ्रू ज्वाइन हो जाती हैं कि पूरा का पूरा एक कंट्री बना लेती है एग्रीमेंट के थ्रू, ताकि वो स्ट्रोंग हो जाए। ठीक है, जैसे कि कहाँ पे कर रखा, कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर ऐसे ही है ना, उधर मान लो 50 वो हैं अलग अलग स्टेट्स, तो क्या वो अलग अलग स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट करके और पूरा एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना रखा है। तो क्या ऐसा इंडिया के अंदर है कि अलग अलग स्टेट मिल के एग्रीमेंट करा और फिर एक यूनाइटेड इंडिया बना दिया, ऐसा तो नहीं है। इंडिया के अंदर क्या चलता है कि पूरा का पूरा ना होल एक इंटीग्रल यूनिट है, एक पूरी की पूरी इंडिया, और उसके अंदर डिवीज़न कर रखे हैं, डिफ्रेंशिएशन, अलग अलग पार्ट बना रखे हैं, स्टेट्स बना रखे हैं। क्यों, ताकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से रन कर सके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए एक पूरे के पूरे इंटीग्रल इंडिया को डिवाइड कर रखा है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो फिर ये दोनों अलग अलग चीज़ें ना कि अलग अलग यूनिट्स आके एग्रीमेंट के थ्रू ज्वाइन करी फेडरेशन में, पर इंडिया के अंदर तो ऐसा सिनेरियो है नहीं। तो फर्स्ट रीज़न तो ये था कि इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं बोला गया आर्टिकल 1 में। और दूसरा क्या है, क्या जो ये अलग अलग स्टेट्स हैं इनके पास राइट है कि ये पूरे यूनियन से, इंडिया पूरे मतलब पूरी कंट्री से अपने आप को अलग कर ले, तो इनके पास कोई ऐसा राइट नहीं है। तो ये भी रीज़न है, इसको क्या बोला गया, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया। तो इसीलिए इस टर्म को प्रेफर करा गया यूनियन ऑफ स्टेट को, किसके ऊपर, फेडरेशन ऑफ स्टेट के ऊपर।
ठीक है, तो ये रीज़न था। अब देखते हैं आर्टिकल 1 ये डिसाइड करेगा ना कि कौन कौन सी टेरिटरी है जिनको हम इंडिया कह रहे हैं, इंडिया दैट इज़ भारत कह रहे हैं, कि यूनियन इसके अंदर कौन कौन सी टेरिटरीज इंक्लूड है। तो एक तो वो जो स्टेट्स के अंदर टेरिटरी है, मतलब जहाँ पे स्टेट ऑक्यूपाइड है, स्टेट की जगह है, वो वाला एरिया। और कौन सा एरिया, जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज का एरिया, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये ऐसा एरिया। और तीसरा, किस तरीके की टेरिटरी भी इंडिया के अंदर इंक्लूड होंगी जो कि फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर सकती है, तो वो सारी टेरिटरीज भी इंडिया के अंदर ही आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं जो इनका नाम, अलग अलग पार्ट तो हमने बना लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। तो जो अलग अलग स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका सारा का सारा टेरिटोरियल एक्सटेंड कहाँ दे रखा है, मतलब किसी बाउंड्रीज के अंदर कोई स्टेट है तो उसकी बाउंड्रीज कहाँ तक होंगी, तो ये सब डिस्कशन कहाँ पे दे रखा है, ये पूरा है अपना फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है, और एट प्रेजेंट देखते हैं तो 28 स्टेट्स हैं और 80 यूनियन टेरिटरीज हैं अपनी। और क्या है, पूरा का पूरे कंट्री बना दी। अब प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अप्लाई होंगे वो सब पे सेम होंगे, एक तो ये बात है। दूसरा, सब पे सेम करने के बाद मान लो कुछ ऐसे डिसएडवांटेज पोजीशन पे है कुछ स्टेट, मान लो उधर की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी सी ख़राब है या फिर कुछ और रीजंस हैं, तो फिर उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना। तो वो ले रखे हैं अंडर पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस के लिए, कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं। तो वो कुछ स्टेट कैसे हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। तो इन रीजन्स में क्या कर रखे हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं अंडर पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा ये तो पूरे के पूरे स्टेट को दे रखा है। अब इसके अलावा कुछ वो है अपने, जैसे शेड्यूल्ड एरिया हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वो पता अपने को वो डेवलपमेंट के लेवल पे बहुत कम है, नीचे हैं, तो उनको भी एक इक्वल प्लेटफॉर्म लेके आना पड़ेगा ना उनके लिए। और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो थोड़ा सा डिफरेंट होएगा ना, क्योंकि उनके जो कस्टम्स है वो बहुत ज़्यादा पुराने, मतलब एक मेन इंडिया है उससे थोड़ा सा पीछे के हैं, तो फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलग तरीके से होना चाहिए ना। तो फिर वो अलग तरीके से है 5th और 6th शेड्यूल के अंदर, उसके बारे में बता रखा है, वो हम आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है, और क्या है, एक जैसे हम देख रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया बोले, एक बोले यूनियन ऑफ इंडिया, सुनने में थोड़ा सेम लग रहा है, पर क्या जो टेरिटरी ऑफ इंडिया उसके अंदर तो सब कुछ आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो जितनी टेरिटरी जिस पे इंडिया का कब्जा, मतलब इंडिया की है। जैसे ये थे अपने टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, या फिर फर्दर फ्यूचर में अगर कोई टेरिटरीज किसी जगह को इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो वो भी उसी के अंदर आएगी टेरिटरी ऑफ इंडिया में। पर यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या आता है, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स आता है। तो फिर वाइडर टर्म कौन सी होगी, तो वो हो गया अपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जैसे अलग अलग यूनिट बन तो गई, अब इनमें क्या होता है कि जो ये स्टेट्स हैं, टेरिटरी ऑफ स्टेट, इन पे किस तरीके की गवर्नमेंट चलती है, ये अपना काम करती है एक फेडरल सिस्टम की तरह, मतलब सेंटर ने इनके पास क्या पावर डिवोल्व कर रखी है, ये एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम करती हैं मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज़ के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरी है या फिर फर्दर कोई भी एक्वायर करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन होएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, अब जैसे मान लो अपने को पता है इंडिया क्या एक सोवरेन स्टेट है, तो फिर इसके डिसीजंस इसके खुद के होंगे ना, किसी दूसरी कंट्री के इन्फ्लुएंस या प्रेशर में नहीं लेगी अपने डिसीजन। तो फिर ये फ्री है, तो फिर ये किसी और टेरिटरी को, अपनी टेरिटरी को देना चाहिए, फिर किसी और को एक्वायर कर रही है, तो जो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लॉज है ना उनके अकॉर्डिंग किसी दूसरी फॉरेन कंट्री फॉरेन टेरिटरी को भी एक्वायर कर सकती है। किस तरीके से, सेशन के थ्रू, मतलब किसी ने खुद से सौंप दी, वो किसी ट्रीटी के चलते, या फिर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने परचेज कर ली, इसको गिफ्ट मिला है, लीज पे मिली है, या फिर वहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ, मतलब उधर के लोगों से वोट डलवा के पूछा गया कि तुम कौन सी टेरिटरीज के अंदर रहना चाहते हो, किस के अंदर। ठीक है, और किस तरीके से भी कर सकती है, ऑक्यूपेशन भी कर सकती है, कॉन्क्वेस्ट भी कर सकती है, सब्जुकेशन, तो इन सब तरीकों से
फॉरेन टेरिटरीज को भी एक्वायर कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो एग्जांपल दे रखा जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ये शुरू से ही थोड़ी ना इंडिया के टेरिटरीज थे, ये टाइम के साथ साथ इंडिया के अंदर इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है, तो ये तो सारा डिस्कशन था अपना आर्टिकल 1 का। अब देखते हैं आर्टिकल 2, क्योंकि हमने देखा था ना कि यूनियन और टेरिटरीज का जो भी चीज़ें बता रखी है वो पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 से 4 के अंदर है। तो 1 के अंदर तो हमने मेन यही देख लिया कि ये बताता है क्या कि क्या नाम है, क्या इसका टेरिटोरियल एक्सटेंड है, किस तरीके की पॉलिटी है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बताता है। अब आर्टिकल 2 में देखते हैं आर्टिकल 2 क्या बताता है। पूरा का 2 और 3 सुनने में थोड़ा सा सेम लगता है कि किसी दूसरी टेरिटरी में चेंज करना है, मिलानी है, तो उसके लिए है। पर इनके अंदर चेंज क्या, आर्टिकल 2 मतलब कि ना किसी नए स्टेट को इंडिया के अंदर इंक्लूड करना, इस चीज़ के लिए एम्पावर कर रखा पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एडमिट कर सकती है यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कोई नए स्टेट को, या फिर कोई नया स्टेट एस्टेब्लिश करके उसके अंदर डाल सकती है। तो फिर 2 तरीके की पावर होगी ना आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट के पास। किस तरीके की, एक तो होगी पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, कि कोई नया स्टेट है, मान लो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं पहले, ऐसी कोई टेरिटरी है, उस पर पीपल को बसा के और फिर मान लो उसका एक स्टेट बना दिया और फिर उसको इंडिया के अंदर इंक्लूड कर दिया। एक तरीका तो ये हो सकता है। और दूसरा कोई पहले से ही था स्टेट, उसको इंडिया के अंदर इंक्लूड कर दिया, कि पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। ठीक है, एक तो पहले से था और एक नया इंक्लूड कर दिया, नया बना के उसको इंडिया के अंदर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये सब पावर किसके पास है, पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, किसी कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या दिख रहा है इससे आर्टिकल 2 में, कि इंडिया के अंदर की बात नहीं चल रही है, ये इंडिया की टेरिटरी पहले अलग है, तो इसके बाहर से कोई टेरिटरी इसके अंदर ऐड कर रही है उसको स्टेट बना के, और इंडिया की टेरिटरी उसको फिर डिक्लेयर करा जा रहा है। तो ये आर्टिकल 2 के अंदर है। तो बोल दिया कि ये सब काम करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब ये तो आर्टिकल 2 था। अब आर्टिकल 3 में क्या बोल रखा, आर्टिकल 3 में ये है, मान लो जो इंडिया बना तो दिया हमने अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स थी, वो इंटीग्रेट करके, मतलब इंटीग्रेट थी, उनको अलग अलग पार्ट करके यूँ बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग पार्ट कर रहे हैं। अब इनके अंदर अगर कोई चेंज करना है, इनकी बाउंड्रीज को किसी को कम करना, किसी को ज़्यादा करना, तो ये काम भी किसका है, ये उधर पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा, ये काम भी किसका होगा, पार्लियामेंट का। कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनके अंदर अगर कोई रीड्रॉ करनी है उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, तो ये पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो वो किस तरीके से कर सकता है, वो यूँ कर सकता है कि इंक्रीज कर सकता है किसी एरिया, किसी स्टेट का एरिया, कम भी कर सकता है किसी स्टेट का एरिया, या फिर बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, अल्टर द नेम ऑफ स्टेट, बाउंड्रीज भी चेंज कर सकता है और उधर का नाम भी चेंज कर सकता है। आर्टिकल 3 के अंदर ये पावर किसके पास है, ये पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ये सारे काम कर सकती है, किसी स्टेट का एरिया कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, वहाँ का बाउंड्रीज को कुछ वो रीड्रॉ कर सकती है, या फिर उधर का उसका जो भी स्टेट का नाम है वो कुछ चेंज कर सकती है। ये सारा काम कर सकती है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3। ठीक है, अब क्या है, इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन क्या है कि जब ये चेंज करेगी पार्लियामेंट, तो फिर उसके लिए प्री कंडीशन क्या है कि जब भी ऐसा बिल कोई पास कराना होगा ना, तो वो किसकी रिकमेंडेशन पे होएगा, वो होएगा प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। और प्रेसिडेंट का भी क्या काम है कि उसको ये बिल रिकमेंड करने से पहले जहाँ का भी स्टेट लेजिस्लेचर, जिस भी स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को हम चेंज कर रहे हैं, उधर की स्टेट लेजिस्लेचर से क्या करना पड़ेगा, एक बार कंसर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल प्रोविज़न है। पर इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट, उधर की स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट व्यूज़ दे दिए तो वो कंपल्शन होगी प्रेसिडेंट के ऊपर या फिर पार्लियामेंट के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे कंसर्न ली जाएगी, पर जो अल्टीमेट जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का ही होगा, वो कोई उससे बाउंडेड नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी रिकमेंडेशन आई है उससे। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, तो इससे यूँ हो गया कि ना, अगर
किसी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना है तो उधर की स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न लेके और फिर वो रीड्रॉ करा जा सकता है पॉलिटिकल मैप को। पर यूँ पता है कि उसकी जो भी रिकमेंडेशन आती है स्टेट गवर्नमेंट की वो बाइंडिंग नहीं होगी पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी वो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उस स्टेट की, वो कोई गारंटेड तो नहीं है, उनको क्या कर सकते हैं तोड़ मतलब अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। पर यूएसए में ऐसा नहीं है, उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो कंटिन्यू रहती है। पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को रिफिक्स करा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा ये बोला गया है आर्टिकल 4, अब 3 तक तो हो गए कंप्लीट, अब देखते हैं 4 में बोल रहा है कि जब आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद से ये डिक्लेयर करता है कि जो भी चेंजेस आर्टिकल 2 और 3 के अंदर करे गए हैं ना बाउंड्रीज को लेके या फिर टेरिटरीज को लेके, उनके लिए वो किसके अंदर काउंट नहीं होंगे, वो आर्टिकल 368 के अंदर काउंट नहीं होंगे, वो उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस स्पेशल प्रोसीजर नहीं होगा उनको पास कराने का बिल को, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर की तरह पास हो जाएंगे सिंपल मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। अब एक दिक्कत आई कि मान लो कि पार्लियामेंट की ये पास ये पावर तो थी कि वो किसी भी स्टेट का एरिया डिमिनिश कर सकती है, मतलब रीएडजस्टमेंट तो कर सकती है, पर क्या उसके पास ये पावर है कि वो इंडिया की टेरिटरी को लेके और फॉरेन कंट्रीज को दे दे। तो ये क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट के आगे कब आता है, जब प्रेसिडेंट इस केस को रेफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को 1960 के अंदर। और ये भी किसके अंदर आता था, ये केस चला था बारूबरी यूनियन के अंदर। वहाँ पे क्या करा, वेस्ट बंगाल के अंदर था, जब वेस्ट बंगाल की कुछ टेरिटरी को लेकर पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिया तो उस टाइम पे ये बांग्लादेश के साथ इशू था, पर उस टाइम पे बांग्लादेश खुद पाकिस्तान का पार्ट था, तो फिर उसको टेरिटरीज दे दी गई थी। तो फिर ये क्वेश्चन चला कि क्या टेरिटरी फॉरेन कंट्रीज को भी दे सकती है कि पार्लियामेंट, तो फिर ये आंसर आया कि अंडर आर्टिकल 3 तो ऐसा नहीं कर सकती पार्लियामेंट, पर इसके लिए सेपरेट अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फिर उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उधर की स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी टेरिटरीज को अगर बाउंड्री डिस्प्यूट्स को अगर सेटल करना है तो फिर फॉरेन कंट्री को अपनी टेरिटरीज दे सकती है। तो इसके चलते ना कुछ ऐसा हुआ अभी चेंजेस कि बाउंड्रीज कुछ इंडिया की टेरिटरीज फॉरेन कंट्रीज को दी गई। वो कैसे हुआ कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 का। वो किस लिए करा गया कि एक्वायर करने के लिए सर्टेन टेरिटरी बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अदर टेरिटरीज टू बांग्लादेश इन परस्यू ऑफ एग्रीमेंट, कि बांग्लादेश और इंडिया इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, कुछ बांग्लादेश की टेरिटरीज इंडिया के पास दी गई और कुछ इंडिया की टेरिटरी बांग्लादेश को दी गई, ताकि अब उनके जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करा जा सके। तो इसलिए क्या करा गया था इस डील के अंदर, इंडिया ने अपने 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दे दिए थे और बांग्लादेश ने ट्रांसफर करे थे अपने 51 एनक्लेव्स टू इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ उसकी हिस्ट्री वगैरह बता रखी, इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं ये, ठीक है। आगे चलते हैं अपना, अब देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का। सबसे पहले देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कैसे हुआ था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या होता था, जो भी इंडिया था ना वो 2 टाइप की कैटेगरीज में था। इसकी जो भी टेरिटरीज थी वो 2 तरीके की यूनिट्स थी, पॉलिटिकल यूनिट्स। वो कैसे थी कि एक तो जो डायरेक्ट ब्रिटिश के रूल के अंदर आती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंदर आती है, उनको क्या बोलते थे, ब्रिटिश प्रोविंस। और दूसरा क्या था, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब उन पे डायरेक्ट कंट्रोल तो किसका था, उधर के जो प्रिंस या प्रिंसेस वगैरह थे उनका था, पर वो ओवरऑल कंट्रोल किसका था, ओवरऑल कंट्रोल वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही चलता था। तो 2 तरीके की टेरिटरीज थी। पर जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, उसके अंदर 2 अलग अलग, अपने को पता है 2 डोमिनियन बने थे, एक तो इंडियन डोमिनियन और एक बना था पाकिस्तान।
तो उसके अंदर क्या करा गया, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे इनको 3 ऑप्शन दिए गए कि या तो तुम क्या करो ऐसे ही फ्री रह लो अकेले अलग, या क्या करो इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। तो जो भी इंडिया की जगह थी, इंडिया की टेरिटरी के अंदर 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें से 549 तो ऐसे ही मान गए कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया को ही, ठीक है। पर जो बाकी के 3 प्रिंसली स्टेट्स थे ना, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। पर टाइम के साथ साथ इन तीनों को भी ज्वाइन करा लिया गया, वो अलग अलग तरीके से। जैसे हैदराबाद को कैसे पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया के अंदर इंक्लूड करा गया, जूनागढ़ में क्या करा किसी रेफरेंडम के थ्रू कर दिया गया इंडिया में इंक्लूड, और जो जम्मू कश्मीर था वहाँ पे क्या करा गया, एग्रीमेंट हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये तीनों प्रिंसली स्टेट्स भी इंडिया के अंदर मिला लिए गए। पर क्या होता है कि 1950 में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना अलग अलग 4 तरीके के वो थे स्टेट्स को अलग अलग, पूरी की पूरी इंडिया को 4 तरीके की टेरिटरीज में डिवाइड कर रखा था। स्टेट ए अंडर पार्ट ए, पार्ट बी के स्टेट्स, कुछ स्टेट्स थे पार्ट सी में और कुछ थे पार्ट डी में। तो वो किस तरीके के थे, पार्ट ए के स्टेट में क्या था, 9 ऐसे स्टेट्स थे जो कि गवर्नर प्रोविंस के अंदर आते थे पहले ब्रिटिश इंडिया के अंदर। पार्ट बी के अंदर 9 स्टेट थे, वो कि क्या थे, जिनके अंदर प्रिंसली स्टेट्स थे और वहाँ पे लेजिस्लेचर था। पार्ट सी में कौन कौन से आते थे, जो चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंस थे ना ब्रिटिश इंडिया के अंदर, तो वो और कुछ प्रिंसली स्टेट्स, वो उस तरीके के स्टेट्स आते थे। और अंडमान निकोबार इसको पार्ट डी में रखा गया था। मतलब यही है कि पूरे के पूरे इंडिया को डिवाइड करके रख दिया था 4 तरीके की टेरिटरीज में, ठीक है। कुछ तो प्रिंसली स्टेट जहाँ पे वो था उनके खुद का लेजिस्लेचर था, कुछ ऐसे जो ब्रिटिश गवर्नर्स के अंदर आते थे, मतलब वही ब्रिटिश प्रोविंस टाइप से, कुछ जो कमिश्नर्स के अंदर आते थे, और अंडमान और निकोबार को अलग अलग से। ये अपना सिस्टम 1956 तक चला कि अलग अलग तरीके के स्टेट्स थे। फिर आता अपना स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके अंदर इन चीज़ों को ख़त्म करके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए अलग अलग पार्ट को हटा के, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ना ये जो इंटीग्रेशन था कि ये जो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे वो सारे इंडिया के अंदर मिला तो लिए, पर वो ऐसे टेम्परेरी एड हॉक बेसिस पे मिलाए गए थे। तो उनके अंदर कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन रहेगा उधर के पीपल के अंदर कि एकदम से वही है कि रैंडमली सब कुछ उठाया और एक चीज़ के अंदर पैक कर दिया। तो जो ये यूनिट्स बनी थी अलग अलग, इनके अंदर था डिससेटिस्फाइड नहीं थे इधर के पीपल, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ इधर डिमांड्स उठती हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक धार कमीशन बनाया गया, या फिर उसके बाद बनाया गया जेवीपी कमेटी। वो किस तरीके से हुई देखो, जैसे इनको एक एड हॉक बेसिस पे इंटीग्रेट कर दिया गया, पर उसके बाद क्या हुआ, डिमांड उठती है डिफरेंट रीजन से। पर्टिकुलरली कहाँ से उठती है, ज़्यादातर साउथ इंडिया से। किस चीज़ को लेके उठती हैं कि रीऑर्गेनाइज करो स्टेट को, और किसके बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कि हमारी लैंग्वेज जैसी है तो अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्टेट्स बनाओ। उनकी डिमांड ये थी, मोस्टली बोले तो साउथ इंडिया में, ठीक है। तो क्या होता है 1948 में इन सब प्रेशर के चलते हुए जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन अपॉइंट कर देती है, और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है दिसंबर 1948 में। और उसने रिकमेंड करा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे होना चाहिए, कि अलग अलग ठीक है रीऑर्गेनाइज तो कर दो अपना स्टेट्स को अगर डिससेटिस्फैक्शन है, पर वो किसके बेस पे होना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे होना चाहिए। यूँ नहीं कि अलग लैंग्वेज है तो अलग उसको अलग स्टेट बना दो, कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे हो रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे और ज़्यादा वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो उसके चलते फिर से 1948 में फिर से एक कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी। उसके क्या क्या कौन कौन मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया, ये तीनों उसके मेंबर्स थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी अप्रैल 1949 में,
कब बनी थी? दिसंबर 1948 में, और अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। इसने अगेन क्या करा, इसने फिर से रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज को एक बेस नहीं मान सकते अगर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना है तो। पर उसके बाद क्या होता, अक्टूबर 1953 में वहाँ पे ज़्यादा वो क्या होता है, एजिटेशंस होते हैं, और डेथ भी हो गई थी पोटी श्री रामल्ला की। तो उसके कारण वहाँ पे क्या करा गया, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था ना उसको अलग कर दिया गया मद्रास से, और अलग करके क्या बना दिया गया, उसको आंध्रा स्टेट बना दिया गया। तो फिर ये सब चीज़ें देख के तो और भी ज़्यादा डिमांड उठी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर आंध्रा स्टेट बन रहा तो और स्टेट भी बनने चाहिए। तो उसके बाद क्या करा गया, एक दोबारा से फिर कमीशन बनाया गया, फाजिल अली कमीशन। तो वो क्या करा, उसने उसकी रिकमेंड उसने एक्सेप्ट करी लैंग्वेज को एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर उस टाइम पे चल रहा था कि रीऑर्गेनाइज करो अलग अलग स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे। तो फिर इसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया फाजिल अली कमीशन ने सितंबर 1955 के अंदर, कि ब्रॉडली एक्सेप्ट करा लैंग्वेज को एज अ बेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसने बेस की तरह मान तो लिया कि ठीक है लैंग्वेज को लेके और अलग अलग स्टेट्स बनाओ, पर यूं नहीं बोला इसने कि एक लैंग्वेज है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक स्टेट बना दो। इसने क्या 4 क्राइटेरिया रखे कि तुम लैंग्वेज को लेके एक बेस मान के बना तो लो, पर जो मेन चीज़ें देखनी है वो कि पूरी इंडिया की एक इंटीग्रिटी बनी रहे। तो उसके लिए वही बोला ना कि प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, कि तुम करो रीऑर्गेनाइजेशन पर किसको ध्यान रखो कि हम इसकी जो स्ट्रेंथ और यूनिटी है इसको एज इट इज़ प्रिजर्व करके रख पाएँ इंडिया कंट्री की, ठीक है। और दूसरा बोला कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी बनी रहे। तो मतलब ये इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली लैंग्वेज को बेस मान के कह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होता क्या है कि एक तरीके की कुछ स्टेट होती है यूनिफॉर्मिटी। होमोजेनिटी मतलब कुछ एक जैसी चीज़ें, यूनिफॉर्मिटी जहाँ पे क्या हो, लिंग्विस्टिक और कल्चरल के बारे में बोल रहे हैं ना कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जहाँ की वो एक कॉमन लैंग्वेज या फिर कॉमन कल्चर को शेयर करती हो। तो यूँ नहीं होगा ना कि सिर्फ एक लैंग्वेज है तो एक स्टेट बना दो, कि कॉमनली उस एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके बेस पे बना सकते हो, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया नहीं है, ये 4 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया है कि इसको कंसीडर कर सकते हो। साथ साथ इंडिया की जो होल इंटीग्रिटी है, स्ट्रेंथ है, उसको भी मेंटेन रखो, और दूसरा फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी देखो, इन सब कंसिडरेशंस को भी इंक्लूड करो। और दूसरा कि पर्टिकुलर स्टेट या फिर पूरे के पूरी कंट्री का वेलफेयर बना रहे, इस चीज़ को भी देखो। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस दी थी फाजिल अली कमीशन ने कि किस तरीके से तुम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, मतलब जो भी इंडिया की पॉलिटिकल ड्राइंग है ना इंटरनल, उस बाउंड्रीज को रीफिक्स कर सकते हो, रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो इस कमीशन की मेनली जो डिमांड्स थी वो सारी एक्सेप्ट कर ली गई, छोटे कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ। और उसके बाद आता अपना स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, और उसके साथ साथ करा गया एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया 1956 के अंदर ही। और जो अलग अलग डिस्टिंक्शन थी ना स्टेट्स की, स्टेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा ना, पार्ट ए और बी के स्टेट्स, सी और डी के अंदर कुछ टेरिटरीज थी, तो उन सब को हटा के और सिंपल चीज़ें बना दी कि या तो स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं, ये 2 चीज़ें लेके आई गई। तो ये सारा हम डिस्कशन देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। तो फ्रेंड्स ये वाला डिस्कशन थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। बाकी जो ये अगला है ना अपना न्यू स्टेट्स जो भी बनेंगे इस एक्ट के आने के बाद, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद जो भी स्टेट्स या बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो हम अपना कल की वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।